तो टॉपिक है अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन। नीचे ही करते हैं इसको, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अगेन बोलते इसमें कुछ नया लगना नहीं चाहिए तुम लोगों को, अगर पीछे का चीज पढ़े हो तो। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, देखो सर्कुलर मोशन पढ़े थे हम लोग, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हमें पढ़ लिए थे, बट सर्कुलर में वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ते हैं, वो आगे पढ़ते हैं वर्क एनर्जी चैप्टर में। इसका रीजन कुछ देर में समझ में आ जाएगा, ऐसा क्यों कि सर्कुलर मोशन का टॉपिक लग रहा है देखने से, बट वहां नहीं पढ़े और पढ़ रहे हैं यहाँ आकर के। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ट्रैजेक्टरी सब लोगों को क्लियर होगा लगभग कि पार्टिकल कैसे मूव करने वाला है, क्लियर है क्या जी? एक सर्कल में मूव करेगा जो वर्टिकल है, जमीन पे नहीं है सर्कल, ऐसे है वर्टिकल। दीवार में एक सर्कल, सबसे सिंपल बोलते हैं, दीवार में एक सर्कल बना लो, उस पे पार्टिकल दौड़ा दो, बोलो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। या सिंपल बताया तुम लोग एग्जांपल उस टाइम भी कि क्या करो, रस्सी से कोई स्टोन को बांध लो, बचपन में खेलते थे, और ऐसे घुमाओ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये पढ़ के जैसे समझ, वो नहीं होता है, बोलो जैंट क्या। मिला मिला वाला जैंट नहीं होता है। अच्छा वो मौत का कुआं वगैरह का बोल रहे हो क्या? नहीं, मेला वाला झूला, ओ हाँ जैंट समझ व्हील। गया समझ गया समझ गया समझ गया। हाँ हाँ, नीचे आते वक्त बहुत डर लगता है, ऊपर जाते वक्त सही लगता है, नीचे आते लगता है कि अब तो गए, ठीक है। हाँ वो भी सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, वो भी सही। तो मतलब तुम लोग को ट्रैजेक्टरी क्लियर है, चलो ठीक है। तो मतलब एक सर्कल हम ड्रॉ करने वाले हैं, बट तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि वो पेज में हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। तो सबसे पहले तो ट्रैजेक्टरी का हम लोग बात कर रहे हैं, कैसे वो मूव कर रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ मूव कर रहा, मान लो सर्कल का सेंटर है, सर्कल वर्टिकल प्लेन में है, हम क्या है कि एक रस्सी से कोई पार्टिकल को बांध दिए स्ट्रिंग से, ठीक है। स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, समझ लो रेडियस के इक्वल टू तुम्हारा हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और इसमें कोई पार्टिकल है, कुछ भी पार्टिकल छोटा सा मान लीजिए, ठीक है। कोई पार्टिकल है जो इस रस्सी से बंधा हुआ है, और रस्सी ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो पार्टिकल तुम्हारा सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ठीक है। ट्रैजेक्टरी क्लियर है। अब इसका हमें करना है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब ये हुआ कि भाई ये यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या स्पीड हो जाएगा, रस्सी में टेंशन वगैरह कितना, मतलब वही न्यूटन्स लॉ, ये एनएलएम ही है, कुछ नया नहीं है, पहले ही बोल देते हैं एनएलएम ही है, फोर्स इक्वल टू में ही करना है अपने को यहाँ पे भी, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने को देखना होगा फोर्स क्या क्या लग रहा है इस पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इक्वल टू में अगर लगाना है तो हमें फोर्स दिखना चाहिए, यानी फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर हम पूछे, मान लो इस पार्टिकल का मास एक सेकंड को एम, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पे ये कहीं भी हो, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, कहीं भी, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा मनीषा तुम बताओ। भैया टेंशन और ऊपर की तरफ। क्या क्या लगेगा? और आवाज तुम नहीं सुन पा रहे हैं, बाकी कोई बोलो, कोई एक आदमी, कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस पे? टेंस, बिल्कुल सही। मतलब तुम्हारे दिमाग में क्लियर कट होना चाहिए कि अपने को दो ही फोर्स पे काम करना है, एकदम सिंपल है बीडीवीएस का, टेंशन और एमजी खत्म, क्योंकि वर्टिकल में तो नीचे एमजी लगेगा, बस हो गया। एक फोर्स नीचे एमजी, टेंशन किधर लगेगा, किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। सेंटर की तरफ, रस्सी खींचेगा इसको, बस हो गया। ये समझ लिए, बस हो गया। यही पे हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं पूरा का पूरा। टेंशन किसी भी स्टैंड पे यही दो लग रहा, ठीक है, यही दो लग रहा। अभी एनालिसिस स्टार्ट नहीं किया, अभी हम लोग जस्ट जनरल देख रहे हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। फिर नीचे तो करने वाले जो भी उसका डेरिवेशन वगैरह करने वाले। अब आता है क्वेश्चन, भाई ये जियो जियो ऐसे जाएगा, एमजी का डायरेक्शन चेंज होगा क्या? कभी नहीं होगा, कांस्टेंट फोर्स है एमजी। बट टेंशन का डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि रस्सी भी तो घूमेगा। जब यहाँ आएगा तो रस्सी ऐसा हो जाएगा, यहाँ आएगा तो रस्सी ऐसा हो जाएगा, तो टेंशन ऐसे लगेगा, यहाँ पे ऐसे मतलब हर केस में रेडियस के लॉन्ग ही लगेगा, बट रेडियस चूंकि घूम रहा है तो डायरेक्शन टेंशन का चेंज हो रहा होगा। तो अपने को यह दिख गया कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दो फोर्स लग रहा है, एक टेंशन और एक एमजी, जिसमें एमजी चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट। बट दूसरा जो फोर्स टेंशन है,
उसका डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है और होपफुली उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होगा, वो हम लोग देख लेंगे। बट इतना तो भी दिख रहा है तुम लोग को बिना सॉल्व किए हुए कि टेंशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, ये इसका जस्ट जनरल आइडिया हम लोग लिए कि अभी जस्ट स्टार्ट किया। ठीक है, अब आता है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो भाई दो फोर्स तुम्हें पता है और चूंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस रिलेशन इसका कितना होगा सेंटर की तरफ, v²/r। इस रिलेशन भी तुम्हें पता है, फोर्सेस भी पता है, तो F इक्वल में लगाने में तो प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए। इस रिलेशन भी पता है और फोर्स भी पता है, तो प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए। फोर्स दिखाओ, कंपोनेंट लेना एनएलएम से सीखते आ रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल होने वाला है। अब आते हैं उसी पे F इक्वल में लगाने वाले हैं इसके। अब हम वापस से इसको अंडू करेंगे। डायग्राम ड्रॉ तुम लोग कर लिए थे क्या? बेसिक जस्ट दिखा लो बस, अभी स्टार्ट यहाँ के नीचे फिर हम ड्रॉ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जस्ट बोले कि फोर्सेस कौन कौन लग रहा है, क्योंकि तुम्हें फोर्स अगर सही से दिख गया ना, ऑसिलेशन सही से दिख गया ना, फिर तुम्हें लगेगा नहीं कि मतलब कुछ नया पढ़ रहे, इसलिए हम पहले बोल दिए ताकि तुम लोग लगे कि हाँ पढ़ा हुआ चीज है, अपना नया टॉपिक नहीं। अब चलो हम क्या कर रहे हैं देखो ना गौर से, जस्ट वर्टिकल वाला पोजीशन ले रहे हैं पार्टिकल का, फिर ये वाला पोजीशन ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल, और एक जस्ट टॉप पे। यहाँ से तुम लोग बनाना शुरू कर सकते हो अपना कॉपी में। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एलिवेशन वगैरह। ठीक है, और चलो देखो इसको नाम दे दो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ये हम लोग जैसे पॉइंट नाम दिए, जस्ट वर्टिकल मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट को नाम दे दिए ए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे जब आया तो बी, और जस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे चला गया तो उसको बोल दिए सी। जस्ट 3 लोकेशन क्रूशियल होने वाला है, इसका जस्ट नाम दे दिए एबीसी। ठीक है, मान लो इस पार्टिकल को, जो भी पार्टिकल इसका मास एम है, जो स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, इसको हम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कोई स्पीड दे दिए भी ए। भी ए स्पीड दे दिए, भी ए कितना दिया मैंने पता, कुछ दे दिया होगा रैंडमली, कुछ भी वैल्यू, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, इस भी ए के कारण, इस भी ए के कारण ये कुछ ऊपर जाना चाहेगा, भी ए के कारण ऊपर जाना चाहेगा। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो स्पीड इसका कम होगा या ज्यादा होगा, जो जो ऊपर जाएगा तो कम होगा। ऐसे भी दिख रहा है, हालांकि इक्वेशन लिखेंगे तो वहां से भी तुम्हें दिख जाएगा कि भी कम हो रहा है, बट ऐसे भी सोचो तो रीजन दो तो जस्ट ऐसे बिना सॉल्व किए हुए क्यों स्पीड कम होगा। टेंशन कम हो रहा है। नहीं ऐसा तो नहीं बोल सकते डायरेक्ट, हाइट पे आने का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि बिल्कुल सही, ये लॉजिक सही है, ये लॉजिक सही है, ये लॉजिक सही है। पहली बात, इस डायग्राम में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल होल्ड करेगा या नहीं? करेगा, बिल्कुल करेगा। कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज नहीं है, हम लोग पढ़े थे मैकेनिकल कंजर्वेशन में कि अगर फ्रिक्शन वगैरह नहीं है तो सिंपल लगा सकते हो, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम होगा। सॉल्व भी ये क्वेश्चन। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे टेंशन है, बट टेंशन कितना वर्क करेगा इस डायग्राम में? जीरो। हर केस में टेंशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और फर्स्ट लेक्चर में ही बोले थे अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हर इंस्टेंट पे तो वर्क डन बाय दैट फोर्स मस्ट बी जीरो, जीरो होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर नहीं रहा, सारा फोर्स मेरा कंजर्वेटिव है, एमसी कंजर्वेटिव ही है, लगा सकते हो तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा सकते हो यहाँ पे। तो बिल्कुल सही तुम बोले, जो ही ये ऊपर जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी को कम होना पड़ेगा, क्योंकि हमें सम को कांस्टेंट रखना है। पोटेंशियल बढ़ा तो काइनेटिक को घटना पड़ेगा, और काइनेटिक घटने का मतलब होगा हाफ एमबीए स्क्वायर को कम होना पड़ेगा। हाफ एमबीए स्क्वायर को कम होना है तो भी को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहने वाला। तो बिल्कुल सही लॉजिक है, हालांकि हम लोग इक्वेशन लिखेंगे F इक्वल टू में वहां से भी दिखने वाला है, बट जस्ट अभी ओरली पूछे तुम लोग सोच पा रहे हो तो अच्छी बात है, बता दिए। तो चलो अब चलो क्या करने वाले वो ध्यान देना। इसका लोकेशन कहीं भी हो सकता है बीच में, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अगर हम तुमसे बोले यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें एनालिसिस करना है तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 से पाई।
0 से 180 डिग्री में ही बोलते हैं, 0 से 180, क्योंकि यहाँ पे जस्ट 0 बोलोगे, बोलोगे भैया यहाँ से जब यूं ही ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 180 हो जाएगा थीटा। तो हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि सब लोग 11th का ट्रिगो पढ़े नहीं हो, तो 0 से 180 तक में अगर हम बोलेंगे कुछ कुछ बात तो नहीं समझ में आएगा। तो हम क्या करने वाले, ब्रेक कर लेने वाले हैं 0 से 90 में ही 2 पार्ट में। पहले ए से लेकर बी तक का एक्सप्लेनेशन दे देंगे 0 से 90, फिर बी से लेकर सी तक हम क्या करेंगे, थीटा यहाँ से लेना शुरू कर देंगे और 0 से 90। तो तुम्हारा काम 10th वाले ट्रिगो से ही चल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा हमें बोलना नहीं पड़ेगा। सर तुम ही लोग ईज के लिए ऐसा हम कर रहे हैं। 2 पार्ट ने ब्रेक कर लिए, ए टू बी एनालिसिस करेंगे, फिर बी टू सी एनालिसिस करेंगे। क्लियर है, रीजन ही बता दिए। एक साथ अगर एनालिसिस करेंगे एक इक्वेशन में तो हमें 0 से 180 तक सोचना पड़ेगा, जो 90 से बड़ा हो जाएगा तो कुछ लोग को प्रॉब्लम आ सकता है, मैथमेटिक्स वाला पार्ट बोलेंगे कुछ तो, इसलिए 2 पार्ट में ए टू बी एंड देन बी टू सी, 2 पार्ट में एनालिसिस करना होने वाला है। सबसे पहला ए टू बी का हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो नीचे हम लिखने वाले हैं, तो ए टू बी में ए टू बी तक अभी हम देख रहे हैं। ए टू बी बीच में क्या करो, कोई एक जनरल लोकेशन ले लो जहां पे तुम्हारा पार्टिकल है ए और बी के बीच में। उसके लिए डायग्राम फिर बनाना पड़ेगा हमें। मान लिए यहां से यहां थीटा रोटेट किया होगा और कहीं आ गया होगा पार्टिकल, कहीं आ गया, यहाँ पे आ गया। ये एंगल कितना, थीटा। तो अगर ए टू बी की बात करें तो यार थीटा 0 से लेकर 90 डिग्री तक वैरी करेगा, पहले ये समझ लो। ए पे थीटा 0 है और ज्यों ज्यों बी की तरफ जा रहे हैं थीटा बढ़ रहा है और बी पे जाके थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा 0 से 90 वैरी कर रहा है अगर हम ए टू बी में काम कर रहे हैं तो, और ये हम ए टू बी पे ही फोकस कर रहे हैं, बी टू सी पे अभी नहीं बात कर रहे, ए टू बी पे बात कर रहे हैं। तो 0 से 90 में तुम लोग कंफर्टेबल हो, 10th क्लास में पढ़े हो ट्रिको, तो बहुत ज्यादा डिफरेंट लगेगा नहीं। चलो अब लिखते हैं इस पॉइंट पे, जो भी ये जनरल लोकेशन है यहाँ पे लगा रहे हैं इफ इक्वल टू एम ए, खत्म, और वो इक्वेशन हम लिखेंगे। तो इस पॉइंट पे बात करते फोर्सेस दिखाते हैं डायग्राम में। तो लोग भैया यहाँ पे एक एमजी लगेगा, डायग्राम थोड़ा ये हो सकता है, ठीक है, क्लियर नहीं हो सकता है तो थोड़ा तुम्हें कोशिश करना मैनेज करने का, ठीक है। एमजी टेंशन इधर की तरफ, ठीक है, टेंशन इधर की तरफ। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, इस डायरेक्शन के अलोंग नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होना चाहिए। रेडियल डायरेक्शन, सर्कुलर में बोले थे रेडियस के अलोंग एनालिसिस करना पड़ता है बार बार क्योंकि रेडियस के अलोंग तुम्हें पता है एक्सीलरेशन होता है mv स्क्वायर बाय आर। तो सिंपल अगर इस पॉइंट पे तुम लगाओ इक्वेशन तो बोलोगे भैया इस रेडियस के अलोंग इसका ये अगर थीटा तो ये भी थीटा होगा। नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग, ये बेसिक ज्योमेट्री है, घर पे जाके देख सकते हो। ये अगर थीटा तो ये भी थीटा होगा, और mg का इधर की तरफ कंपोनेंट आने वाला है mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो टेंशन अंदर के तरफ, cos थीटा बाहर के तरफ। तो लगाओ इक्वेशन F इक्वल टू एम ए, नीचे लिख रहे हैं इक्वेशन। ए टू बी के लिए हम बोलेंगे टेंशन अंदर की तरफ, टेंशन mg का ये कंपोनेंट बाहर गया तो माइनस में mg cos थीटा, mg cos थीटा इज इक्वल टू मास टाइम्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है b स्क्वायर बाय आर। रेडियस लिख लो या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लिख लो, बात एक ही है, स्ट्रिंग ही रेडियस का काम कर रहा है, तो जो बोल लो आर ही लिखेंगे हम लोग। भी ये भी कौन सा भी है, जिस लोकेशन पे एनालिसिस कर रहे हो वहां का भी है, नीचे वाला पॉइंट का भी नहीं है, ध्यान रखना। तो इसको हम B1 कर दे, एक सेकंड को ध्यान रखना। BA तुम बॉटम पे देके छोड़े थे बट वो रोटेट हो गया तो स्पीड चेंज हो गया होगा, कुछ हो गया होगा, B1 मान ली। यहां से तुम क्या करो, टेंशन का वैल्यू निकालो, T इज इक्वल टू क्या आ रहा, बोलोगे T इज इक्वल टू आएगा mg cos थीटा प्लस ये जो भी ऐसे ही रहेगा। ओ यार T इज इक्वल टू आ रहा mv1 स्क्वायर बाय आर प्लस mg cos थीटा, जस्ट टर्म ट्रांसफर कर दिए माइनस से प्लस में, प्लस mg cos थीटा।
इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, डायग्राम से थोड़ा कंफ्यूज हो तुम लोग। चलो ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे इक्वेशन आ गया। ए टू बी के लिए तुम्हारे पास इक्वेशन आ गया। चलो ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया ए टू बी के लिए। अब जस्ट यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकालने वाला, जो तुम लोग ऐसे भी बोल रहे थे ओरली कि हाँ भैया ऐसा कुछ होगा। हम सबसे पहला देखें, ए पे थीटा कितना है 0, बी पे थीटा कितना है 90, बिल्कुल सही 90। तो देखना गौर से भाई, थीटा 0 से 90 में कुछ भी हो, कॉस थीटा पॉजिटिव आने वाला है 10th के ट्रिगो से। 0 से 90 में कॉस थीटा पॉजिटिव ही होता है, लेकिन कॉस थीटा डिक्रीज होता, सॉरी हाँ डिक्रीज होता है, 0 पे मैक्सिमम होता है और 90 पे मिनिमम होता है। तो ज्यों ही हम ए से बी की तरफ जाएंगे, ए पे कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, तो टेंशन वहां पे मैक्सिमम आने वाला है। जी भैया। तो ज्यों ज्यों तुम ए से बी की तरफ जाओगे ना, ज्यों ज्यों तुम ए से बी की तरफ जाओगे, टेंशन घटने वाला है, टेंशन घटने वाला है। हालांकि इतना क्लियर नहीं बोल पाएंगे, बट V1 भी चेंज हो रहा है, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? जी बट वो भी फेवर में ही है, ज्यों ज्यों जा रहा है ऊपर त्यों त्यों V1 क्या हो रहा है, घट रहा है। तो V1 ये भी घट रहा है और cos थीटा भी घट रहा है, दोनों टर्म घट रहा है, तो उसका एडिशन भी तो घटेगा ही। जी ठीक है, तो इसलिए यहाँ से ये कंक्लूजन लिखो, यहाँ पे लिख लो, as we go from A to B, as the particle goes from A to B, tension in the string decreases. As the particle goes from A to B या moves from A to B, tension in the string या T decreases. पहला कंक्लूजन। दूसरा, ये सब तुम्हें खुद से लिखना, ए पे थीटा 0 है, बी पे 90 है, सब लिख लो, ताकि बाद में नोट्स देखोगे तो तुम्हें ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। अभी बहुत ही समझना, बाद में भूल भी सकते हो, इसलिए नोट्स में लिखा होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, ए पे लिख लो थीटा 90, बी पे 0 और बी पे थीटा 90। ठीक है, तो ये लिख लो, एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, टेंशन इन द स्ट्रिंग डिक्रीज है, ब्रैकेट में रीजन लिख लेना, क्योंकि cos थीटा डिक्रीज हो रहा है 1 से 0, cos थीटा डिक्रीज हो रहा है, इसलिए mg cos थीटा डिक्रीज हो रहा है, तो टेंशन डिक्रीज हो रहा है, लगातार घट रहा है, मतलब ए पे टेंशन मैक्सिमम होगा। ज्यों ज्यों तुम इधर भागोगे क्यों तो रस्सी का टेंशन घटते जाएगा। ये हो गया रीजन, ब्रैकेट में लिखना cos थीटा डिक्रीजेस। और दूसरा पॉइंट, स्पीड क्या होगा ए से बी जाएंगे तो पार्टिकल का, वो भी लिख लो। सेकंड पॉइंट, स्पीड ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ द पार्टिकल आल्सो डिक्रीजेस एज इट गोज फ्रॉम ए टू बी। जब ए से बी तक जा रहा तो उसका स्पीड भी डिक्रीज हो रहा टेंशन के साथ साथ। ये 2 पॉइंट हुआ। क्लियर? कोई नहीं लिख पाना तो बोल देना, ठीक है? लिख लिए सब लोग? जी भैया। चलो थर्ड पॉइंट, टेंशन। अभी यहाँ पहला बात ध्यान रखना, ए टू बी में फोकस करना है तो ए टू बी पे ही अपना दिमाग लगाओ, अभी बी टू सी पे मत सोचना उसके बाद क्या होने वाला, हम उसका अलग से एनालिसिस करने वाले हैं। ए टू बी में पूछा टेंशन घट रहा है, टेंशन घट रहा है, क्या घट के वो ए टू बी में 0 हो सकता है? क्वेश्चन है ये। थर्ड में ये क्वेश्चन लिखो, कैन द टेंशन बी 0 इन बिटवीन ए एंड बी? ए से बी के बीच में टेंशन 0 हो सकता है क्या? कोई क्वांटिटी है घट रहा, घटते 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 0 हो सकता है क्या? ये क्वेश्चन है, तुम लोग को आंसर देना है। इक्वेशन देखो सामने तुम्हारे पास इक्वेशन लिखा है, यहीं से तुम्हें कंक्लूजन निकालना है कि टेंशन 0 हो सकता है क्या? नहीं, रीजन ये कि मतलब बी पॉइंट पे mg कॉस्ट 0 हो रहा है, लेकिन ये जो mv स्क्वायर आ रहा है बिल्कुल से वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 0 नहीं हो सकता। ए टू बी के बीच में 0, रीजन यही है। तुम्हें सोचना है तो सीधा बोलो भैया ठीक है मान लेते हैं टेंशन 0, यहाँ पे टी को कितना कर दो 0, इक्वेशन सॉल्व करो, v1 स्क्वायर निगेटिव mg cos थीटा आ रहा है। भाई किसी क्वांटिटी का स्क्वायर निगेटिव आ सकता है क्या? ना सब लोग फॉलो कर पाएंगे, हमको लिख के बताना पड़ेगा लगता है। हम बोल रहे हैं टेंशन 0 मान लो, तो 0 इज इक्वल टू
mv1 स्क्वायर बाय r। ये सॉल्व करो, v1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस ऑफ g cos थीटा करके कुछ आएगा। तो v1 स्क्वायर स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव आ सकता है कभी क्या, नहीं आ सकता। तो लिख लो, आंसर लिख लो, नो लिख लो इसमें, इट कैन नेवर बी जीरो, टेंशन कैन नेवर बी जीरो बिटवीन ए एंड बी। थर्ड कंक्लूजन, चलो ये थर्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट, क्या स्पीड जीरो हो सकता है ऐसे बी के बीच में? पॉसिबिलिटी का बात कर रहे हैं, पहले ये ध्यान रख लो, कैन वर्ड यूज कर रहे हैं, कैन v1 बी जीरो इन बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन लिख लो फोर्थ में, कैन v1 बी जीरो बिटवीन ए एंड बी। अनिशा तुम बताओ, v1 जीरो हो सकता है क्या ऐसे बी के बीच में? भैया बोलो। इक्वेशन में पुट करके सोच सकते हो तुम, v1 को जीरो मान लो नेक्स्ट सेकंड के लिए, फिर क्या आ रहा है इक्वेशन, क्या आ रहा है, t इज इक्वल टू mg cos थीटा आ रहा है क्या? जी भैया पॉसिबल नहीं है क्या t इक्वल टू mg cos थीटा? भाई t अंदर लग रहा है, बाहर mg cos थीटा लग रहा है, डायग्राम में देखो दोनों बराबर नहीं हो सकता, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, v1 जीरो हो सकता है, लिख लो आंसर में यस। पॉसिबिलिटी हम ये नहीं बोल रहे हो ही जाएगा, बट पॉसिबिलिटी, अगर स्पीड कम दोगे यार तो सोच के देखो, ऐसे भी नेचुरली सोच के देखो फील से, और बहुत कम स्पीड देंगे तो क्या होगा कि थोड़ा सा ही मूव करेगा फिर वापस आ जाए। जस्ट ऐसे सोचो, मान लो ऐसे है स्ट्रिंग, हल्का सा ऐसे की, बहुत कम दी स्पीड, जाएगा वापस, मतलब क्या हो रहा है, ये जा रहा है, एक्सट्रीम पे इसका स्पीड क्या हो रहा है, पेंडुलम जैसा, कुछ पेंडुलम जैसा। आगे ये सब फंक्शन निकालने वाले बट जैसे फील से बोल रहे हैं कि तुम बोल रहे हो v0 नहीं होगा, ऐसे भी सोचो नीचे ऐसे लटका हो, बहुत हल्का सा ये की, तो क्या होगा, थोड़ा सा आगे जाएगा, स्पीड जीरो होगा, वापस आ जाएगा। तो ये हो सकता है। डॉट है तो पूछ लो, काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं और मान लिए, तुमको भी सोचना है, और लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो तो पूछ सकते हो। तो v0 हो सकता है, लिख लो आंसर में यस, ब्रैकेट में लिख लो, v0 होगा तो t इक्वल टू mg cos थीटा, यस ब्रैकेट में इफ t इज इक्वल टू mg cos थीटा। क्लियर? थोड़ा स्लोली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फॉलो अच्छे से कर लो, क्योंकि लॉजिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉन्ग टर्म में तुमको लॉजिक समझे रहोगे तभी याद रहेगा, नहीं तो आज से 6 महीने बाद फिर भूल जाओगे सारा चीज। चलो लिख लिए तो बोल देना हाँ लिख लिए चारों पॉइंट। तो पहला हम बात किए टेंशन डिक्रीज हो रहा, दूसरा पॉइंट में स्पीड डिक्रीज हो रहा, तीसरा पॉइंट में टेंशन जीरो हो सकता है या नहीं, तो बोल दिया टेंशन जीरो हो ही नहीं सकता ए से बी के बीच में। ए से बी के बीच में अगेन बोल रहे हैं, बी के बाद जीरो हो सकता है टेंशन, हालांकि आगे बताएंगे, बट ए से बी में नहीं होगा। फिर फोर्थ पॉइंट बात की कि स्पीड जीरो हो सकता है कैसे बी के बीच, तो कंक्लूजन निकला कि हाँ हो सकता है अगर टी इक्वल टू एमजी कॉस थीटा हो तो। चारों पॉइंट बात किए, सीक्वेंस से बात किए, टेंशन के डिक्रीज होने का बात किए, स्पीड के डिक्रीज होने का बात किए, फिर टेंशन के जीरो होने का बात किए, और फिर स्पीड के जीरो होने का बात किए ए से बी के बीच में। ए से बी का एनालिसिस तुम्हारा लगभग यहाँ पे हो जाता है खत्म, ठीक है। अब बी से सी में जाएंगे हम लोग, टाइम एंड होने वाला है, थोड़ा स्लो चल रहा है बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, समझना ज्यादा जरूरी है। अब चलो बी से सी, इसको हटाने वाला लिख लियो तो लिख लो, जल्दी से डायग्राम बना लो, वापस से डायग्राम बनाना बी से सी के लिए, क्विकली कर लो, और नहीं किया तो सब लोग ड्रॉ कर ले तो बोल दो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे।